क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 पानी की कहानी पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ बहुत ही अधिक ज्ञानवर्धक है। इस पाठ को पढ़ने के उपरांत बेटा आपको पानी की उत्पत्ति के बारे में पता चलेगा। ये पाठ बहुत ही रोचक भी है, बहुत ही ज़्यादा बेटा ज्ञानवर्धक है। इस पाठ के लेखक है बेटा रामचंद्र तिवारी जी। तो क्लास 8 इस पाठ को बेटा पढ़ने और समझने से पहले आप अपने लेखक के बारे में जान लीजिए। हिंदी को समृद्ध बनाने में जिन महत्वपूर्ण लेखकों ने योगदान दिया है बेटा, उनमें से रामचंद्र तिवारी एक हैं। इनका जन्म 1924 में बनारस जिले के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु बेटा 4 जनवरी 2009 में गोरखपुर में हुई थी। इनकी मुख्य कृतियां हैं बेटा हदी का गद्य साहित्य, हदी का गद्य साहित्य, आधुनिक हदी आलोचना, संदर्भ व दृष्टि, आलोचक का दायित्व इत्यादि। तो चलिए क्लास 8 इस पाठ को बेटा पढ़िए और समझिए। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। लेखक कहते हैं बेटा कि मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी थी और बेर की झाड़ी पर से बेटा मोती के समान एक बूंद मेरी हथेली पर आ पड़ी। और जब वह बूंद पड़ी तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है, कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है और मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। वह बूंद जो है लेखक की बेटा पहले कलाई पर और फिर कलाई से सरक कर वह हथेली पर आ गई और मेरी दृष्टि पड़ते ही वह बूंद जो है वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। लेखक कहते हैं और थोड़ी ही देर में मुझे ऐसी ध्वनि सुनाई दी, ऐसी झंकार सुनाई दी जो सितार के तारों से निकलती। सितार बेटा एक वाद्य यंत्र है, तो उसके तारों से निकलती। मैंने सोचा कोई हो सकता है बजा रहा हो। चारों ओर देखा लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। लेखक कहते हैं कि एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई, ऐसी झंकार उत्पन्न हुई जो सितार के तारों से उत्पन्न होती है। मैंने सोचा कि शायद कोई हो सकता है बजा रहा हो। मैंने चारों ओर देखा लेकिन मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिखा। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से ही निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण अब हो गए हैं और वे दोनों ही क्या कर रहे हैं, हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं और मानो ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो जो दोनों कण हैं वह बोल रहे हों। मैं उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली कि मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। फिर लेखक ने कहा मालूम है, मैं बेर की झाड़ी में से आई हूँ। तब लेखक ने कहा झूठी। मैंने कहा और सोचा बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। यहाँ बेटा
बूंद और लेखक के बीच में वार्तालाप होने लगी। जो बूंद के दो कण हो गए थे बेटा, वे हिल हिल कर स्वर उत्पन्न कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वही दोनों कण जो हैं वह बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज में मैंने क्या सुना कि वह कण कह रहे थे, सुनो सुनो। तो मैं तो पहले चुप था। लेखक कहते हैं कि मैं चुप था। फिर आवाज आई कि सुनो सुनो। अब लेकिन मुझसे नहीं रहा गया और मेरे मुख से निकल गया, लेखक कहते हैं, और मेरे मुख से निकल गया कि कहो कहो। ओस की बूंद मानो बहुत ज़्यादा खुश हुई और खुशी से वह हिलकर बूंद बोली कि मैं ओस हूँ। लेखक ने कहा, जानता हूँ। फिर ओस की बूंद ने कहा कि लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी कहते हैं। फिर लेखक ने कहा, मालूम है। फिर बूंद ने जब कहा ना बेटा कि मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ, तब लेखक ने कहा कि झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है, जो ये बूंद कह रही है कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। अब आइए बेटा पेज नंबर 96 पर। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। बूंद कहती है बेटा, जब लेखक ने कहा ना कि झूठी, तो बूंद फिर हिली, मानो कि मेरे अविश्वास से, जो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पर, शायद उसे इस बात से दुख हुआ है। तब बूंद ने कहा, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की जो भूमि है, मैं उसमें बहुत दिनों से भूमि में मैं बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिर रही थी। मैं कणों का हृदय जो है वह ढूंढ रही थी, टटोलती फिर रही थी, और अचानक एक दिन मैं पकड़ी गई। बूंद कहती है बेटा कि बेर के पेड़ के पास की जो जमीन है, जो भूमि है, मैं उसी भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी और मैं कणों का हृदय भी टटोल रही थी, और अचानक एक दिन मैं पकड़ी गई। कैसे? लेखक ने कहा, कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर से इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। बूंद अपने बारे में बताती है, कहती है बेटा लेखक से कि वह जो तुम पेड़ देखते हो ना, वह पेड़ जितना ऊपर बड़ा है, मतलब धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर जितना बड़ा है, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, बल्कि वह पृथ्वी के अंदर लगभग इतना ही बड़ा होगा। बूंद कहती है कि जो तुम बड़े पेड़ देखते हो, धरती के ऊपर जितना बड़ा है वह उतना बड़ा ही नहीं, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। कहती है बूंद कि उनकी बड़ी जड़ें हैं, बड़ी जड़ों के बाद फिर उनकी छोटी जड़ें हैं, और छोटी जड़ें जो हैं उन जड़ों के क्या है, रोए निकले हुए हैं। तो यहाँ पर बेटा बूंद ने जड़ के बारे में बताया। आपने जड़ बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारी पौधों की जड़ें देखी होंगी। तो जड़ों को जब ध्यान से देखिए तो क्या रहता है, उसमें कितने भाग निकले रहते हैं। तो कहती है बूंद कि उन जड़ों के रोए हैं, और वे जो रोए हैं वो बहुत ही निर्दयी हैं, मतलब उन्हें दया नहीं आती है, बहुत निर्दयी हैं। मुझ जैसे ना जाने कितने ऐसे जल कण हैं जिन्हें वे क्या करते हैं, बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं, और कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर फिर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर
कांप उठा। क्लासेड यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर आपका एक उत्तर भी है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। बूंद कहती है लेखक से कि तुम क्या जानते हो, जो ये पेड़ हैं, ये क्या जो बड़े पेड़ क्या यूं ही खड़े हैं? अरे उन्हें तो इतना बड़ा बड़ा बनाने के लिए मुझ जैसी न जाने कितनी असंख्य बूंदें हैं, मतलब असंख्य बंधुओं ने, बंधु मतलब भाई, बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने, मतलब बूंदों ने, असंख्य बंधु मतलब कि बूंद ने कहा अपने अन्य बूंदों को, असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुनता रहा। लेखक कहते कि मैं बहुत ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था, सुनता रहा। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए से खींच ली गई। कहती है बूंद कि हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर, भूमि में जो खनिज होता है बेटा, उन्हें अपने शरीर में घुलाकर जो बूंद है वो आनंद से, खुशी से घूम रही थी। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवश एक दिन क्या हुआ, जो जड़ का रोया, जहाँ पर यहाँ पर बूंद ने जिक्र किया ना बेटा, उस रोए से मेरा शरीर जो है छू गया। मैं बहुत तेज से थरथरा उठी, मैं कांपने लगी, भयभीत हुई। दूर भागने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वे पकड़कर मुझे छोड़ना, वे जो रोए हैं मुझे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते, और मैं रोए के द्वारा मैं खींच ली गई। लेखक ने कहा फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। जब बेटा बूंद ना अपनी बातें लेखक को बता रही थी, तो लेखक को उन्हें सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने पूछा बताओ फिर क्या हुआ? उसने कहा, बूंद ने, कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। जब मुझे रोए ने खींच लिया तो मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पिसी चली। कहती है बूंद कि एक कोठरी में मुझे बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे पीछे से भी कोई धक्का दे रहा है, और कोई ऐसा लगा कि जैसे मानो मेरा हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। बूंद कहती है कि एक तो मुझे पीछे से कोई धक्का दे रहा था और ऊपर से कोई मुझे आगे से अपनी ओर खींच रहा था। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया था। उसी के लिए जगह बनाने के लिए, उसी के लिए स्थान बनाने के लिए मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद जो मेरा हाथ पकड़कर ऊपर को खींच रही थी, और मैं क्या थी, मैं दोनों के बीच में पिस चली थी। मतलब नीचे से मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा था और ऊपर से मेरा कोई हाथ पकड़कर खींच रहा था, तो मैं उन दोनों के बीच में पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं, और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर
पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। बूंद कहती है बेटा कि मैं लगभग 3 दिन तक दुख भोगती रही। मैं पत्तों के जो नन्हे नन्हे छेद होते हैं, पत्तों पे बेटा क्या होते हैं, पत्तों पे भी नन्हे नन्हे छेद होते हैं, उन छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर मैं भागी। कहती है बूंद कि मैं 3 दिन तक दुख भोगती रही और मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर मैं वहाँ से भागी। मैंने सोचा था कि पत्तों पर पहुँचते ही क्या करूँगी, मैं उड़ जाऊँगी। पत्तों पर मैं जैसे ही पहुँचूँगी उड़ जाऊँगी, परंतु मैं बाहर निकली तो मुझे पता चला कि क्या होने वाली है, रात होने वाली है। और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, जब सूरज उगता है बेटा तो वाष्प बनता है। तो बूंद कहती है जो सूर्य है जो हमें उड़ने की शक्ति देता है, मतलब वाष्प बनने की शक्ति देता है, वह जा चुके हैं। और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे थे, वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा करते हुए मैं पत्तों पर ही मैं सिकुड़ी पड़ी रही। जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए मैं क्या की, मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा। लेखक ने कहा कि इस लेखक को बेटा जो बूंद ने अपनी बात बताई, अपनी कहानी बताई, तो इस भावपूर्ण कहानी का लेखक पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें कोई पत्ता छू भी नहीं सकेगा, मतलब तुम जब तक मेरे पास हो तुम्हारा कोई भी अनिष्ट, तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं होगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। कहती है बूंद कि भैया इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जब तक सूर्य ना निकले तभी तक मैं रक्षा पाना चाहती हूँ। और जैसे ही मुझे उनके दर्शन होंगे, मैं जैसे ही सूर्य को देखूंगी मुझ में उड़ने की शक्ति भी आ जाएगी। मेरा जीवन जो है वह विचित्र घटनाओं से भरा हुआ, विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है और मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाती हूँ। और तुम कहानी सुनोगे तो तुम्हारा हाथ भी जरा भी दुखेगा नहीं है। तो इस तरह से करते हुए बेटा बूंद ने अपने जीवन की कहानी बताई। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन और ओसजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल के लपटों के रूप में विद्यमान थी। कहती है बूंद की बहुत दिन हो गए जो मेरे पुरखे हैं, पुरखे मतलब बेटा पूर्वज, मेरे पूर्वज जो है हद्रजन मतलब कि हाइड्रोजन और ओसजन मतलब ऑक्सीजन नामक 2 गैसें थीं जो सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थीं। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग से चक्कर काट रहा था। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। कहती है बूंद कि सूर्यमंडल जो है वो अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था और वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल सी हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? लेखक ने कहा कि ठहरो, क्या अब तुम्हारे पूर्वज अब सूर्यमंडल में नहीं है? तो क्लास से यहाँ तक बेटा आज आपको पढ़ना है और समझना है।
जितना बेटा मैंने आपको बताया है, जितना पढ़ाया है उतना आप पढ़ेंगे, और जो कहानी का शेष भाग है बेटा वह भी आप पढ़ लेंगे। आपको समझ में आएगा कि पानी की उत्पत्ति कैसे हुई है।